तो आज सीनियर क्लास का भारत, लोक और अर्थव्यवस्था नामक लेसन नंबर 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली बात, ये अपने पाठ का नाम यह है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अगर इस पाठ को भली भांति अगर इन शब्दों को पहचान लेंगे तो लगभग इस पाठ के पूर्ण सारांश तक पहुंच जाएंगे अपन। तो जनसंख्या, पहले बात है अपन की जनसंख्या कहते किसे हैं? किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या अगर भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या अमूमन लगभग 121 करोड़ है। और जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हैं तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान है भारत का। जनसंख्या के बारे में अगर सही आंकड़े अपन देखते हैं तो 1 अरब 21 करोड़ और 1,93,422 जनसंख्या इसकी। और भारत की जनसंख्या के अपन वितरण की बात करते हैं आगे कि भारत की जनसंख्या का वितरण है कैसे, तो भारत की जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। असमान का मतलब है कहीं पर जनसंख्या अधिक है, कहीं पर कम है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की जहां पर नदी क्षेत्र है, जहां पर जल अत्यधिक है, इसके साथ साथ में जहां पर उपजाऊ मैदान है, जहां पर कृषि योग्य भूमि अत्यधिक है, वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसकी दूसरी ओर अगर देखा जाए हिमालय पर्वतमाला है, इसके तलहटी क्षेत्र है, पश्चिमी बर्फीली क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या का वितरण समान पाया जाता है। इसको अपन विस्तार से अगर इस पाठ में भी देखें तो भारत में देखो इस अध्याय में अपन बात करते हैं कि भारत के विचार से आपको क्या अनुमति होती है। ये केवल एक क्षेत्र है, क्या ये लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या ये शासन की निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण पर रह रहे लोगों को बसा हुआ एक क्षेत्र है? सही है। आंकड़े अपन अलग अलग इसमें देखेंगे पाठ में। भारत की जनसंख्या की बात अपन करते हैं तो देखो भारत की अपनी जनसंख्या 121 करोड़ है। 2011 की जनगणना अनुसार 2011 हर जनसंख्या अपन बात करते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल से 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है। 10 वर्ष के अंतराल से जनगणना होती है। सबसे पहले अगर जनगणना की बात करते हैं तो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ये प्रथम जनगणना थी, लेकिन 10वीं की जनगणना जिसको मानते हैं अपन, और वे हुई थी 81 में लॉर्ड रिपन के समय। और इसके बाद में अगर बात करते हैं अगर सही जनगणना, इसके बाद में अगर भारत की अगर कुल जनगणना में देखा जाए तो अभी तक कितनी हुई है? 15 जनगणना हुई है। और अगर स्वतंत्रता के बाद में अगर 1947 के बाद की बात करते हैं तो ये 7वीं जनगणना है। कौन सी? 2011 की। तो इसी हिसाब से अपन देख सकते हैं कि भारत में अगर जनगणना है उसको अपन देखते हैं कि भारत अपने 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान, संगतम बसा हुआ देश है। और भारत की जनसंख्या अगर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जिसमें उत्तरी अमेरिका ये था, ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर के कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्राय तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। यहां एक क्वेश्चन बन रहा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी संसाधनों पर इतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। इसी आधार पर अपन चर्चा करें जनसंख्या। और जनसंख्या में प्रथम जनगणना 1700 से अगर ये देखा जाए तो भारत की बात ही, अगर विश्व की बात करें तो 1748 में प्रथम जनगणना हुई थी स्वीडन देश में। स्वीडन देश में हुई थी।
अब अपन पाठ के बारे में आगे देखते हैं, जनसंख्या वितरण। तो पहला ही प्रश्न बन रहा है जनसंख्या वितरण, तो असमान पाया जाता है। भारत में जनसंख्या अवितरण असमान पाया जाता है। भारत में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। और असमान किस प्रकार पाया जाता है जनसंख्या की दृष्टि से अपन देखते हैं कि किस प्रकार, अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वितरण अगर देखा जाए तो कौन से राज्य में है? यूपी में। यूपी में, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में देखा जाए बिहार, और इसके बाद में देखा जाए पश्चिम बंगाल। तो अगर इनके आधार पर अपन देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण है उसमें भिन्नता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। अगर सबसे ज्यादा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो 16.49% सबसे अधिक पाई जाती है, और उसके बाद में महाराष्ट्र में देखा जाए 9.46%, और उसके बाद में बिहार में देखा जाए तो 8.58%, और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 7.55%। इस प्रकार ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले है। लेकिन इसी के हिसाब से देखा जाए तो असमान वितरण में ये सबसे अधिक वाले, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या वाले राज्य। तो यहां अगर आपने देखा असमान वितरण है तो ये सबसे अधिक है, तो किसी क्षेत्र विशेष में आप देखोगे तो सबसे कम भी पाया जाता है। तो सबसे कम वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम, और सबसे कम वाला है सिक्किम, और इसकी जनसंख्या 0.05% ही है। तो इस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट अपने पाठ का था कि भारत में जनसंख्या वितरण कैसा पाया जाता है, कि अगर भारत में देखा जाए तो जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। अगर ये देखा जाए तो सबसे अधिक वाले जनसंख्या वाला यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल इसमें सबसे अधिक है, सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी राज्य है, जितने भी इनमें धीरे धीरे सभी में देखेंगे कम पाया जाता है। तो इसी हिसाब से अपन बता सके जनसंख्या वितरण है असमान पाया जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन बन रहा है कि अगर जनसंख्या असमान पाई जाती है या वितरण असमान पाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इनको अपन एक एक चीज को देखते हैं किस प्रकार है। यहां जनसंख्या, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या वितरण को समझाइए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर भारत में असमान जनसंख्या पाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो अपन एक एक कारण देखेंगे। पहला देखेंगे भौतिक कारण, दूसरा देखेंगे सामाजिक कारण, तीसरा देखेंगे धार्मिक कारण, भौतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण। अब इन्हीं में अलग अलग देखेंगे जनसंख्या वितरण पाया कैसे जाता है। भौतिक कारण में भी अलग अलग है, जिसमें पहला लेते हैं अपन जल, एक नंबर, दूसरा जलवायु, धरातल, परिवहन,
तो ये अपन देख सकते हैं भौतिक कारण कौन कौन से। पहले अगर जल है, सीधे सीधे एक ही टॉपिक है, अपन समझेंगे कि जल है किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कि जल मुख्य रूप से प्रभावित करने का कारण क्या है, कि जल जैसे अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत का जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था कि यूपी में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कारण क्या है कि नदियां, जहां पर नदियां अधिक होगी वहां पर पानी अधिक होगा, पानी अधिक होगा तो वहां पर मुख्य रूप से खेती के लिए अत्यधिक रूप से उपजाऊ भूमि होगी, और जहां पर भूमि अधिक होगी, उपजाऊ जल अधिक होगा, वहां पर जनसंख्या जमाव भी क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। तो पहला पॉइंट अपन का ये है भौतिक कारण में जल की सीधा सीधा कि भारत में जहां पर उत्तर प्रदेश के आसपास या गंगा नदी या यमुना या मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, जहां पर अत्यधिक जल होने के कारण सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध है, और सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध होने के कारण कृषि कार्य करने में अत्यधिक क्या होता है, सुगम होता है, और लोगों की आय भी अत्यधिक उत्पन्न होने के कारण वहां पर आसपास में खेती की जाती है, और खेती करते करते लोग स्थायी रूप से वहां पर बसते गए थे, और बसते बसते वहां पर क्या हो गया, भी जनसंख्या का केंद्र देखने को मिला। जलवायु भी प्रभावित करती है जनसंख्या को, जहां पर जलवायु न तो अत्यधिक ठंडी होती है न अत्यधिक गर्म होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। अगर अपन देखा जाए कि पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र है, वहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। दूसरी ओर अगर देखते हैं अपन जैसे हिमालय जैसे क्षेत्र है, अत्यधिक हिम बर्फीला क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। लेकिन मध्य क्षेत्र है जहां न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक सर्दी पड़ती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तीसरा अगर धरातल की बात करते हैं, वहां पर जैसे समतल धरातल होगा वहां पर उपजाऊ भूमि होगी, और जहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाएगा, कम पाए। परिवहन व्यवस्था, जिन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था अत्यधिक सक्षम होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा, और जहां पर परिवहन संचार तंत्र कमजोर होगा उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाएगा, क्योंकि जहां पर परिवहन होगा वहां पर व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो वहां पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाएगा। ये अपने कौन से कारण थे, भौतिक कारण। ये सब क्या कर रहे हैं भी, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं, और ये देखा जा रहा है जहां पर ये सुविधाएं अधिक होगी वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। दूसरा सामाजिक कारण भी प्रभावित करते हैं, कि जहां जिन क्षेत्र विशेष में या धार्मिक संस्थाओं या मुख्य रूप से जिन सामाजिक क्षेत्रों में आपसी मेल मिलाप होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जहां पर तनावग्रस्त क्षेत्र होता है, जहां आतंकवाद का भय होता है, ठीक ना, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, भी कम पाया जाता है। तीसरा धार्मिक कारण है, मुख्य रूप से अपन सबसे पहले बात वही करते हैं जहां पर धार्मिक क्षेत्र थे, किसी न किसी महापुरुष या किसी किसी देवताओं से कोई स्थान विशेष जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों में धीरे धीरे लोग जाने लगे थे और धीरे धीरे वहां पर स्थायी रूप से बसने लगे थे, क्योंकि आने वाले सैलानी है, यात्री है, उनके लिए वो क्या करते हैं भाई, सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलते हैं भाई, पैसे उपलब्ध होते हैं। इसके कारण धीरे धीरे वो स्थायी रूप से अपने वहां पर रोजगार के रूप में वहां पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं। तो ये कारण धार्मिक कारण है, इसके कारण भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। राजनीतिक कारण भी है, आपने देखा है जैसे दिल्ली जैसी केंद्र शासित प्रदेश है, 11,229 के आसपास जनसंख्या घनत्व में पाया जाता है। इसका कारण क्या है, राजनीतिक कारण है। कुछ लोग मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र के आसपास या जहां केंद्र होता है उन्हीं के आसपास रहना पसंद करते हैं, ताकि उनकी गतिविधियां आसानी से चल सके। तो ये भी मुख्य रूप से कारण है भारत में जनसंख्या वितरण के कारणों को स्पष्ट कर रहा है, जिसमें भौतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण है। इनके साथ साथ में संचार प्रणाली, ये भी आजकल महत्वपूर्ण कारण में आ रहा है, जिसको अपन संचार प्रणाली मान सकते हैं। पांचवा, संचार भी प्रभावित कर रहा है, कि आज अपन देख रहे हैं ज्यादातर जहां पर संचार सुविधाएं, इंटरनेट सुविधाएं अधिक है, उन क्षेत्रों में लोगों की जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जहां पर उनसे पहुंच दूर है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अगर ये बात समझ में आई है कि भारत में जनसंख्या वितरण क्या है, तो पूरा प्रश्न है लगभग 4 नंबर का आता है कि भारत में जनसंख्या वितरण कैसा है। तो पहली बात ये याद रखनी है कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान्य पाया जाता है। भारत के जिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जल, जलवायु, धरातल और इसके साथ साथ में संचार सुविधा, परिवहन व्यवस्था अच्छी है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में इनकी कमी देखने को मिले उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। दूसरी अपन बात कर रहे हैं आगे, ये देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण दर्शाया गया है, जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है, कि भारत में जनसंख्या का वितरण, यहां से देखो सेम अभी पढ़ाया था वही बात है, भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। ये प्रश्न
बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार पाया जाता है? असम, मतलब असमान है। असमान का मतलब समझिए, कहीं पर अधिक और कहीं पर कम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या प्रतिशत भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश, ये बात अभी बताई थी, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। और ये अभी मैंने बताई थी कितनी भी, 16.46 सबसे अधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, दूसरा नंबर कौन सा है? महाराष्ट्र का, और तीसरा नंबर बिहार का, और चौथा नंबर है पश्चिम बंगाल का। इस प्रकार अगर देखा जाए कि भारत में जनसंख्या वितरण क्या पाया जाता है? असमान, सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद में महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे इसमें आप देखेंगे वितरण है कैसा। भारत के नक्शे में आप आसानी से समझ जाओगे। मैंने अभी ये बातें बताई थी वो पूरी की पूरी इसमें समझ में आएगी। क्या है, अभी मैंने कहा था कि जहां पर जलवायु अच्छी होगी, मिट्टी अधिक होगी, अच्छी उपजाऊ होगी, जल की उपलब्धता होगी, तो यहां अपन ये देखो, पहले अपन यहां बिंदु देखना है कि एक बिंदु बराबर, ये देखो व्यक्ति दिखाए गए, अगर ये बिंदु जहां पर ज्यादा होंगे, क्या होंगे? जहां पर ज्यादा होंगे, जिस प्रकार आपने देखा ये एकदम सटे हुए, तो यहां पर जनसंख्या क्या है? अधिक है, और जहां पर थोड़े छितरे हुए वहां पर जनसंख्या क्या है? कम है। यहां देखते हैं भारत में, ये देखो चित्र, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और ये क्षेत्र है, यहां पर कौन सा है? ये यूपी, बिहार, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा। और यहां से आपने देखा है गंगा नदी निकल रही है, और यहां से यहां तक आ रही है। तो जहां पर गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या का क्या पाया जाता है? अधिक। इस भाग में देखते हैं, अपन देखते हैं चीन से ब्रह्मपुत्र निकलती है और यहां से प्रवेश करती है, यहां तक तो नहीं, लेकिन यहां आ रही, ये भी क्षेत्र कौन सा भी? नदी का ही है। और इनकी जैसे रामगंगा है, गंडक है, कोसी है, माई है, ये सब नदियां आकर इसमें मिल रही है। और ये नदियां आकर मिल रही है जहां पर नदियों का अत्यधिक सकेंद्रण है, और नदियां अधिक सकेंद्रण होने के साथ साथ नदियां अपने साथ में क्या लाती है भी? जलोढ़ मृदा लाती है। और जलोढ़ मृदा क्या होती है? कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो ये सभी कारण हो गए हैं कि नदियां हैं, नदियों के साथ साथ में जल है, और जल के साथ साथ में क्या है? जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा होने के कारण कृषि के लिए क्या है? अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र है। तो भारत में देखा जाए तो यही क्षेत्र है जहां पर क्या जनसंख्या का सकेंद्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सकेंद्रण। यही क्षेत्र है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या का सकेंद्रण है देखने को मिल रहा है। तो ये अपन एक से यहां सबसे अधिक है। इसके बाद में देखते हैं भारत के मध्य भाग, अभी बात की थी पहला अपन कौन सा भी? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में कौन सा देखा था? ये रहा देखो, महाराष्ट्र वाला भाग। यहां पर भी जनसंख्या के क्या पाया जाता है? अधिक सकेंद्रण देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर देखते हैं बिहार वाला भाग, अभी अपन देखा है उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल। ये देखो भाग, ये किसका है? पश्चिम बंगाल। यहां नदियों का सकेंद्रण पाया जाता है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक ना, तो महानदी है। इन नदियों के कारण भी यहां पर अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं आगे। ये अपन वितरण की चर्चा करेंगे, किस प्रकार वितरण देखने को मिल रहा है अपन का। ये देखते हैं, देखो तमिलनाडु तालिका में स्पष्ट है, जहां से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% है। अगर आप देख लिया जाए कितने राज्य हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 राज्यों की अगर कुल जनसंख्या देखा जाए भारत की, तो कितने प्रतिशत है? 76% है। तो सबसे अधिक जनसंख्या यहां पर इन राज्यों में देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर के देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ की, ठीक है। 76% कितने जिलों में? मात्र कितने राज्यों में? 10 राज्यों में है। तो पीछे कितने है ना? 18, ठीक है। और 18 में आप देखोगे तो यहां मात्र जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 24% है। यही क्या जनसंख्या का असामान्य वितरण है।
ये चीज समझनी थी कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। भारत के 10 राज्य, उनमें से 76% जनसंख्या पाई जाती है, शेष पूरे उनमें भी मात्र कितने 24% यही भारत में जनसंख्या वितरण क्या पाया जाता है, असमान पाया जाता है। उसके आगे बात करते हैं अपन कि वहां पर देखते हैं जब उसके बाद में क्षेत्र, दूसरी ओर देखते हैं, देखो जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश जहां पर 0.84%, उत्तराखंड में 0.83%। जैसा कि राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के अत्यंत क्या है, छोटा है। तो यहां आपने देखा था कि ये 10 राज्य हैं, ठीक है, और 10 राज्यों में 76% है, और यहाँ इतने राज्य हैं, इनमें भौतिक क्षेत्र तो काफी है लेकिन जनसंख्या वितरण इस प्रकार पाया गया 0.84, 1.01, ठीक है, 0.83। तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र बता रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वितरण क्या पाया जाता है, असमान पाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं इसकी। भारत की जनसंख्या का ऐसा देखो असम स्थानिक वितरण कौन सा है, भारत में असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या के, देखो अभी मैंने पॉइंट बताए थे, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। मैंने ये भी पॉइंट बताए थे, भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है या राजनीतिक कारण है, घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जैसे भौतिक कारकों का संबंध भी है, ये स्पष्ट है, भूविन्यास, भूमि, अभी मैंने कहा था धरातल, ठीक ना, एक ही बात है सेम, धरातल, भूविन्यास, यहां बात किसकी आ रही है, भूविन्यास। जहां पर अभी अपन बात की थी, जहां की वजह से धरातल समतल होगा, उपजाऊ होगा, नदी के आसपास जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र होगा, वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। दूसरी पॉइंट अपन बात की थी, भौतिक में पढ़ रहे थे अपन, मैंने अलग अलग बताए थे भौतिक कारक, और भौतिक कारक में पहला अपन बात की थी धरातल, या उसी का नाम दे दिया भूविन्यास, या इसको अपन बोल सकते हैं जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्षेत्र, या इसी को अपन दे सकते हैं मिट्टी, मिट्टी कैसी, उपजाऊ। बात एक ही है, चीज सेम ही है। अपन बात यही कर रहे थे कि भूविन्यास, भूविन्यास के बाद में अगर जल की उपलब्धता, दूसरा पॉइंट अपन पढ़ा था, जहां की जल की उपलब्धता होगी, ठीक ना, जल, और वहां पर जल अत्यधिक होगा, वहां पर कृषि कार्य भी होगा, कृषि कार्य होगा तो वहां पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाएगी। तीसरा पॉइंट अपन बात की थी, जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से धरातल है, जल है और जलवायु। इसके परिणाम स्वरूप देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों में सबसे अधिक बात कर रहे थे अपन, भारत के नक्शे में भी बात की थी, उत्तर भारत के मैदानों, उत्तर भारत का मैदान वही यूपी, बिहार, है ना, और इसके आसपास वाला भाग जैसे गंगा नदी का बहावे क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा, उत्तर भारत का। वैसे भारत को कितने भौतिक विभाग में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं कितने भौतिक विभाग में, 5, कहीं की किताबों में 6 भी मिलेगा, जिसमें पहला अपन कौन सा पढ़ते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ये सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा जिसे कहते हैं कि जो नदी है जो बहकर के आती है और अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहाकर लाती है और जहां समुद्र के किनारे पर जमा कर देती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा मृदा। और ये क्या होती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत से बहकर आती है, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है और कृषि कार्य के लिए क्या होती है, अत्यधिक उपयुक्त होती है। तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण मध्य भारत, कौन सी बात कर रहे हैं भैया अपन, दक्षिण मध्य भारत, देखो ये बता रहा है उत्तर पूर्वी पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यहां देखते हैं भारतीय मैदानों में, डेल्टाओं के तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी या पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यहां अपन बात अगर पीछे नक्शे में देखी थी कि भारत का जैसे ये ऊपर वाला भाग है, अपन बात करते हैं ये जैसे
जैसे ये बाग अपन चर्चा की थी अभी, ये बाग है, ये सबसे अधिक उपजाऊ है और इनकी बजाय, तो ये बात ये कह रहे हैं कि हिमालय, फिर भी देखते हैं कि देखो मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले और हिमालय उत्तर पूर्वी, एक तो उत्तर पूर्वी हो गया, मध्य भारत के राज्य हो गए, दक्षिण भारत के राज्य हो गए, इनके बजाय कौन सा भाई उत्तरी भारत है, उसमें जनसंख्या राज्यों की उस्तर है। अगर जनसंख्या की बात करें 3 है, उस्तर, उच्च, मध्य और निम्न, वैसे अपन 4 भागों में बांटेंगे। तो ये कौन सा भाग है, उस्तर, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर भी देखो सिंचाई के विकास राजस्थान, जिसमें देखो खनिज और ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता झारखंड, और परिवहन जाल के विकास प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च क्षेत्र। यहां मेन समझने की बात है कि अगर जनसंख्या की दृष्टि अगर और भी कारण देखें, खनिज है, तो खनिज अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अपन देखते हैं झारखंड में। ये बात ये बता रहा है कि मुख्य रूप से झारखंड में खनिज अत्यधिक उपलब्ध होने के कारण धीरे धीरे जनसंख्या का वहां पर क्या होने लगा भाई, से केंद्रण देखने को मिलता है। भारत के अब राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान पे पहले जनसंख्या वितरण कम था, है ना, जनसंख्या से केंद्र का था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंदिरा गांधी नहर आदि के कारण सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई है, और सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण वहां पर भी क्या हुआ भाई, जनसंख्या की दृष्टि से साथ साथ में वहां के संसाधनों का विकास हुआ है। जहां पर संसाधन अधिक होंगे वहां पर जनसंख्या का भी विकास होगा। उसके बाद में देखते हैं, अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च केंद्र देखने, जनसंख्या वितरण की सामाजिक, ये वापिस आ रहे हैं कारण, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों में से देखो महत्वपूर्ण कारक स्थायी कौन सा है, कृषि है। अगर आपने देखा जनसंख्या वितरण में अगर स्थायीकरण का महत्वपूर्ण कारण है तो कौन सा भी, कृषि। ये अपन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि मुख्य रूप से स्थायी कृषि, सबसे पहले मानव आया था उस समय मानव ने कौन सी कृषि की थी, झूमिंग कृषि की थी, जिसको बाजरा कृषि, कर्तन देन कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता था, कि लोग 1 साल 2 साल खेती करते थे, उस स्थान को छोड़ देते थे, वापस नए स्थान पर चला जाता थे, वहां पर खेती करते थे, 1-2 साल वहां पर खेती करते थे, दूसरे स्थान पर, क्योंकि वहां पर खुला क्षेत्र पड़ा था उस समय, क्योंकि जनसंख्या का वितरण क्या था, बहुत ही कम था, ठीक है ना। और आज ये स्थिति नहीं है, तो धीरे धीरे वही स्थानांतरित कृषि थी, उसका रूप चेंज होकर अब कौन सी, स्थायी कृषि का उद्भव हुआ है। और कृषि विकास मानव बस्ती के प्रतिरूपों, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण भी हुआ है। अगर स्थायी कृषि के कारण ये चीजें हुई थी, कौन कौन सी, कृषि का विकास के, मानव बस्ती, धीरे धीरे मानव ने स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। यहाँ क्या था, अस्थायी रूप से 2 साल यहाँ, 2 साल अगले साल कहीं चले जाते थे, उसके बाद 2 साल बाद में कहीं चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थायी कृषि करने लगे। उसके बाद में मानव ने बस्तियां बनाना शुरू कर दिया, जिसको अपन चौथे पार्ट में पढ़ेंगे इसी किताब के, जिसमें मानव बस्तियां कौन कौन सी होती है, जिसमें ग्रामीण बस्तियां, शहरी बस्तियां, उसमें अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। एरी बस्तियां हैं, रेखीय बस्तियां हैं, आयताकार बस्तियां हैं, वर्ताकार बस्तियां हैं। तो इनको अपन अगले पाठ में पढ़ें। उनके प्रतिरूप प्रकार, परिवहन जाल तंत्र का विकास और औद्योगिकरण, नगरीकरण हुआ है, जो धीरे धीरे जनसंख्या के एक स्थान पर रहने के कारण औद्योगिकरण, उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसके साथ साथ नगरीकरण का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है, नगरीकरण में भी बढ़ावा मिला है। भारत के नदीय मैदानों, मुख्य रूप से देखो नदीय तटीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाला प्रदेश रहा है। ये पॉइंट देखना है कि ज्यादातर जनसंख्या का सह केंद्रण कहां पर है, पहले भी अपन ने चर्चा की थी, विशाल जनसंख्या का सह केंद्रण कहां पर है, नदी मैदानों और तटीय क्षेत्र में। कहने का या तो नदी बह रही है उसका बहाव क्षेत्र, या जो तटीय मैदान है जहां जाकर महासागरों में गिरती है, उस स्थान पर जनसंख्या का सह केंद्र देखने को मिलता है। आगे अपन बात करते हैं कि भारत में मुख्य रूप से परिशिष्ट में दर्शाए गए आंकड़ों में अगर देखो, घनत्व को स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, यहां मेन चीज देखनी हुई, यहां देखो राजधानी क्षेत्र में या प्रदेशों में देखो जमीन, प्रदेश में देखो जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण निम्नीकरण भी हुआ है। हाँ, ये मेन चीज है, भूमि निम्नीकरण, भूमि में उपजाऊ शक्ति उसमें क्या आई है, कमी आई है, कि लगातार
जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। किसमें? भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी होना क्या कहलाता है? निम्नीकरण कहलाता है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे नगरीय क्षेत्र में औद्योगिकरण के विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित करते हैं और इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उछाल एक कारण और है। अभी आपने पढ़ा था जनसंख्या, दूसरा एक नया कारण आया है प्रवास। ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहा है। कैसे? कि आप अगर देखते हैं भारत की जनसंख्या आजादी की बात करते हैं उस समय कम थी, लेकिन उसके बाद में बढ़ने का कारण क्या था? भारत के साथ के पड़ोसी देश है, तिब्बती है, चीनी है, नेपाली है, वो लोग आकर यहाँ भारत में बस गए थे और इसके कारण भारत की जनसंख्या में क्या हुआ था? काफी इजाफा हुआ था। दूसरा कारण देखो, यहाँ एक कारण बताया कि यहाँ देखो इसके साथ साथ में देखो जनसंख्या का साधन उच्च बना हुआ है। कहां पर? जब दूसरी ओर देखते हैं दिल्ली जैसा शहर है, इसमें जनसंख्या अत्यधिक होने का कारण क्या है? मुंबई जैसा शहर है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, ये बड़ी महानगर है। इनमें मुख्य रूप से लोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, धीरे धीरे क्या करें? नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़े, क्योंकि गांव में रोजगार के साधन का अभाव होने के कारण लोग रोजगार के लिए क्या करते हैं? शहरों की ओर पलायन करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रवास। और धीरे धीरे वहां पर जाकर के स्थायी रूप से बसना शुरू हो जाता है। तो इन्हीं नगरों के मतलब क्या है? ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित करते हैं और इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उत्साहन पाया जाता है। अब गांव का व्यक्ति है, शहर में जाएगा, रोजगार मिलेगा, तो ग्रामीण व्यक्ति को शहर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। दो कारण होते हैं, एक आकर्षित मतलब ऐसी सुविधाएं जो उस व्यक्ति को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है, और एक होता है प्रतिकर्षण, मजबूरन या जबरन उस क्षेत्र को छोड़ करके व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र में क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो यहां तक अपन इस पाठ में दो चीजें अपन देख चुके हैं, जनसंख्या और जनसंख्या वितरण। अपन दो चीजें पढ़ चुके हैं। पहला अपन पढ़ा था जनसंख्या, पूरा पार्ट वापिस जितना पढ़ा है उतना मैं बता रहा हूं। उसके बाद में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या के बारे में अपन बड़ी बड़ी चर्चा की थी। मुख्य रूप से भारत की जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या 121 करोड़। उसके बाद में अपन जनसंख्या वितरण की बात की थी। भारत में जनसंख्या वितरण मोटा मोटी अपन ने देखा था क्या पाई जाती है? असम या असमान पाई जाती है। और इसके कारण भी अपन देखे थे कौन से क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, कौन से क्षेत्रों में कम में पाई जाती है ना। और कारण क्या था? किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, किस क्षेत्र में कम पाई जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, सबसे कम किस में पाई जाती है। उसके बाद में अपन चर्चा की थी मुख्य रूप से जनसंख्या वितरण उसको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, इसके साथ साथ में एक नवीन कारण भी देखा था, जो देखा था प्रवास। और प्रवास के कारण भी जनसंख्या वितरण प्रभावित हुआ था। अब तीसरा इसी पाठ में अपन नाम पढ़ रहे थे। पहला जनसंख्या, दूसरा जनसंख्या वितरण, और तीसरा था अपन जनसंख्या घनत्व। और अब अपन पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। पहली बात, जनसंख्या घनत्व की चर्चा करेंगे अपन। होता क्या है? ये रहा देखो, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, यहां से अपन तीसरा टॉपिक चालू कर रहे हैं इस पाठ का। जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। सीधी सीधी बात है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। परिभाषा से पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। सीधी सी बात है कि अपने पास में अगर ये फील्ड है और ये अगर जैसे 1 किलोमीटर है क्षेत्र है,
और 1 किलोमीटर में अपन को देखना कितने व्यक्ति निवास करते हैं। हो सकता है अगर भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें या अपन किसी क्षेत्र विशेष करते हैं, जैसे 200 व्यक्ति रह रहे हैं, 200 व्यक्ति,